हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम दादी माँ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम कहानी से। प्रश्न नंबर 1। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, जवर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। तो देखिए बच्चों, जवर हम कहते हैं फ्लड को, मतलब बाढ़ को। तो लेखक को ना अपनी दादी माँ के साथ साथ किशन भैया की शादी, गांव में बारिश में भीगना और बाढ़ का आना, दादी माँ की सेवा करना और रामी चाची की जो घटना थी, ये सारी बातें जो लेखक है हमारे, उनको दादी माँ की बस याद के साथ साथ ये बातें भी याद आ जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दादाजी की मृत्यु के बाद, मतलब जब दादाजी मर गए थे, तब लेखक के घर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो खराब क्यों हो गई थी। मतलब कि जो लेखक का घर था उसमें पैसों की तंगी क्यों आ गई थी। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि कई शुभ चिंतकों ने संपत्ति का दुरुपयोग करा था और लेखक के पिताजी ने भी दादाजी के श्राद्ध में अतुल संपत्ति व्यय करी थी। तो देखिए बच्चों, जो दादाजी थे ना, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि मतलब कि जो दादाजी के जानने वाले थे या दादी जी के जानने वाले थे, मतलब जो उन लोगों के शुभचिंतक थे, उन्होंने दादाजी और दादी जी की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी पैसा था, वो सब क्या करा था, उसका दुरुपयोग करा था। और फिर लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने भी दादाजी के अंतिम संस्कार में, मतलब श्राद्ध हम कहते हैं अंतिम संस्कार को, तो लेखक के पिताजी ने भी क्या कहते हैं, दादाजी के अंतिम संस्कार में यानी कि उनके श्राद्ध में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। मतलब दादी जी ने तो उन्हें मना करा था कि इतने पैसे खर्च मत करो, लेकिन लेखक के पिताजी ने खूब पैसे खर्च कर दिए थे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो लेखक के घर की आर्थिक स्थिति दादाजी की मृत्यु के बाद इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि शुभचिंतकों ने पैसे जो है, जो संपत्ति थी, उसका दुरुपयोग करा था। और फिर पिताजी ने भी, लेखक के जो पिताजी हैं, उन्होंने भी पैसे की खूब बर्बादी करी थी। अब प्रश्न नंबर 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखोगे। दादी माँ का स्वभाव दयालु है। उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है क्योंकि दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती हैं। तो देखिए बच्चों, दादी माँ का सबसे अच्छा पक्ष कौन सा लगता है? जो उनका दयालु है, ठीक है। उनका जो दयालु स्वभाव है वही सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि दादी जी जो हैं वो अपने घर के मेंबर से लेके गरीबों तक की खूब मदद करती थी। अब हम करेंगे कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1 है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो देखिए बच्चों, क्वार में जो मौसम रहता है ना, उसमें हल्की हल्की ठंड होती है, मतलब ना तो बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंड होती है, मतलब हल्की हल्की ठंड होती है। आषाढ़ में क्या होता है कि आषाढ़ का जो मौसम होता है उसमें बारिश होती है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो उसमें, उस मौसम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। माघ, माघ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अब प्रश्न नंबर 2 है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो देखिए बच्चों, हम तो 3 ही मौसम जानते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गर्मियों में क्या चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, बरसात में क्या मिलता है और सर्दी में क्या मिलता है। तो देखिए बच्चों, जैसे आप लोग आजकल तो देख ही रहे होंगे कि हर मौसम में हर चीज़ मिल जाती है।
बट ये चीज़ें पहले नहीं थी, ठीक है। पहले हर मौसम के हिसाब से ही सामान मिलता था। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, तो इस वजह से अब हर मौसम में हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अगर अपने मौसम में ही खाई जाएँ तो उनका टेस्ट हमें तभी आता है। जैसे गर्मी, गर्मी में तरबूज आता है, खरबूज आता है और फाल से आते हैं लीची वगैरह। बरसात में क्या आते हैं? आम, जामुन, बैंगन और परवल। और सर्दी में क्या आते हैं? अंगूर, केले, सेब, अमरूद और गुड़ वगैरह। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और ये उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो देखिए बच्चों, ऋण ऋण हम कहते हैं लोन को। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब जो गांव के लोग हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियों में लोन को लेते हैं। ठीक है, आपको पहले ये बताना है, फिर आपको बताना है कि उन्हें लोन मिलता कहाँ से। ठीक है, तो आप लिखोगे गांव के लोगों को शादी विवाह के खर्चे के लिए, मकान बनवाने के लिए, फसलों की बुआई के लिए और बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए ऋण लेना पड़ता होगा। ये ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व बैंकों से मिलता होगा। तो देखिए बच्चों, जो गांव के लोग होते हैं वो शादियों के लिए लोन लेते हैं और अपना घर बनवाने के लिए लेते हैं या फिर फसलों को उगाने के लिए लेते हैं और फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लेते हैं। मतलब जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से लोन लेता है। और ये जो लोन होता है ना, वो उन्हें गांव के ज़मींदारों से मिलता है या फिर वो लोग बैंकों से ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप लोन लो तो आपको सरकारी बैंकों से ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कम होता है। अब प्रश्न नंबर 2, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो देखिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि घर में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उनमें छोटे बच्चे क्या करते हैं, यानी कि आप लोग क्या करते हो घर के फंक्शनों में। तो आप लिख सकते हो, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। तो देखिए, जो घर में फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं और तरह तरह के खानों को खाते हैं, उनका मज़ा लेते हैं और खूब नाच गाकर मस्ती करते हैं। अब हम करेंगे भाषा की बात। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न नंबर 1 है ना, उसमें आपको ये बताया जा रहा है पहले कि समानता बतानी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम शब्दों के आगे सा, सी, से ऐसे शब्द लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसे ही शब्द मतलब सा, सी, से करके लगाने हैं। तो आपको पहले शब्द भी बनाने हैं और फिर उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आप करोगे। तो बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि समानता क्या होती है। मतलब कि जब हम ये बता दें कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के जैसी है तो उस चीज़ को हम कह देंगे समानता। ठीक है, तो आप वाक्य बनाओगे पहले, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। तो बच्ची कैसी है? वो फूल की तरह कोमल है। तो इसका मतलब बच्ची और फूल में समानता बताई जा रही है। कोयल सी मिश्री बोली। तो किसी की बोली कैसी है? वो कोयल की तरह मीठी है। आम शहद सा मीठा है। तो आम कैसा है? आम शहद जैसा मीठा है। वह पत्थर सा कठोर है। तो मतलब यहाँ पे किसी इंसान की बात हो रही है, वो कैसा है? वो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर है। बच्चे का गाल गुलाब सा लाल है। तो जो बच्चा है उसका क्या कहते हैं, गाल कैसा, उसके चीक से ऐसे हैं, उसके चीक से उसके गाल जो हैं वो एकदम गुलाल की तरह लाल हैं। तो देखा आपने कि हमने यहाँ पे दो चीज़ों के अंदर समानता दिखाई है कि मतलब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के कैसे सेम है। तो जब हमें ये चीज़ करनी होती है ना, समानता बतानी होती है, तब हम सा, सी, से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें हमें बताया जा रहा है कि किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ जा जाकर थक गया। तो यहाँ पे जा जा 2 बार आया ना। तो ऐसे ही एक और है, ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। तो ढूंढ ढूंढ कितनी बार आया? 2 बार आया है।
तो आपको बिल्कुल ऐसे ही किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग करना है और फिर आपको उनका वाक्य भी बनाना है। तो देखिए, आप वाक्य बनाओगे, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था, बोल बोल कर देख लिया, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, देख देख कर थक गया, मना कर करके हार गई। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 को देखिए। आपने कहानी को पढ़ा, ठीक है। आपने जब कहानी को पढ़ा तो उसमें कई शब्द ऐसे थे कि जिनका प्रयोग किसी दूसरी तरह से हो रहा था। मतलब कि जैसे छोक शब्द है तो उसको क्या बोल रहे थे, छौका बोल रहे थे। यानी कि हिंदी के जो शब्द हैं उनमें क्षेत्रीय परिवर्तन करके उन शब्दों को बोला जा रहा था। अब आपसे प्रश्न नंबर 3 में यही बोला जा रहा है कि आपको हिंदी के शब्द लेने हैं और फिर उनका क्षेत्रीय परिवर्तन करके लिखना है। मतलब कि जैसे कि कोई एक हिंदी का शब्द है, उसको किसी क्षेत्र के अंदर कैसे बोला जाता है आपको वो बताना है, ठीक है। ऐसे ही आपको 10 शब्द लेना है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि कोई कहानी होती है या कोई कविता होती है, अगर उसमें क्षेत्रीय शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं तो हमें पढ़ते पढ़ते अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कहानी है या जो कविता है ये कहाँ की लिखी हुई है, मतलब किस जगह की लिखी हुई है। क्योंकि जो शब्द होते हैं वो हमें ये बता देते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो कविता है, ये कहाँ की है। कि मान लीजिए जैसे कोई उत्तर प्रदेश की लिखी हुई है, ठीक है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो मतलब नॉर्मल हिंदी के शब्द हैं, उनको उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो उस कहानी के अंदर वो लिख लिया जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कहानी है, जो कविता है, ये उत्तर प्रदेश की है। ऐसी कि जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का नॉर्मल शब्द है, उसको बिहार में कुछ और बोला जाता है और उन्हीं शब्दों का, क्षेत्रीय शब्दों का ही प्रयोग कहानी या कविता में है, तो हमें उसको देख के पता चल जाएगा, उसको पढ़ के पता चल जाएगा कि जो कहानी है, जो कविता है, ये बिहार की है। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब हिंदी के शब्द होते हैं जिनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कहा जाता है या बोला जाता है। तो देखिए, अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी को अगर हम क्षेत्रीय उस बोलचाल के हिसाब से देखें तो मिट्टी को लोग क्या क्या कहते हैं, माटी और मट्टी, ठीक है। लक्ष्मी को क्या कहेंगे, लक्ष्मी, ठीक है। कृपया, कृपया को क्या कहेंगे, कृपा। व्यक्ति, व्यक्ति को कहेंगे बंदा, ठीक है। चादर, चादर को क्या कहते हैं, चद्दर। विवाह, विवाह को लोग कहते हैं क्षेत्रीय बोलचाल के हिसाब से ब्याह, विवाह और शादी। कृष्ण, कृष्ण को कई लोग कहते हैं किशन। स्नान को कहते हैं नहान। घड़ा, घड़ा को कहेंगे मटका। रिश्तेदार, तो कई लोग रिश्तेदार को क्या कहते हैं, रिश्तेदार। तो बस बच्चों, आपका ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।